हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो भी रिवीजन पॉइंट्स बन सकते हैं जिन क्वेश्चन से, वो भी आपको बताया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही डेली करंट अफेयर आपको रोजाना मिला करती है सुबह में 5 बजे। अब सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे और कल का रिवीजन करने के बाद हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक जो है ये जारी किया है। इसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित रहेंगी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। इस अधिनियम का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये सक्सेसफुली दोनों सदनों में पास हो गया है। अभी हाल ही में राजनयिक ये कनाडा के राजनयिक हैं, इनको भारत ने देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। ऐसे ही सेम कनाडा ने भी भारत के लिए किया है। और अभी इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। इसके अलावा आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ रहे शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए दोबारा बढ़ाया जा रहा है। और सितंबर 2023 में अभी दीपक चहर जो कि एक बॉलर हैं जाने माने भारतीय क्रिकेट टीम के, इन्होंने डे9 स्पोर्ट्स नाम से अपना खुद का स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया है। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत रहा है 52वें स्थान पर। इसके अलावा सितंबर 2023 में किसानों के लिए निम्न में से 3 परिवर्तनकारी पहल शुरू किए गए हैं। एक तो किसान ऋण पोर्टल, एक घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और एक मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी कि वेंड्स। इसके अलावा अभी हाल में गुजरात राज्य में वेनेडियम धातु पाया गया जो कि बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। भारत का पहला वायरलेस एयर फाइबर इंटरनेट जियो फाइबर ने लॉन्च किया, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश के तुलसी जलप्रपात पर दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है और इसको इसको दोस्तों धनुषा आकार में बनाया जा रहा है। इसे धनुषा आकार में बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, स्काई वॉक ग्लास ब्रिज है ये। तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से आज, जिसका आपने 1 मिनट में रिवीजन किया है। ऐसे ही डेली रिवीजन भी आपका कराया जाता है। पेज जो नहीं मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से, फिर से अब मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप पेज से भी रिवीजन कर पाओगे वन लाइनर फॉर्मेट में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी दी जाती है। डिटेल पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। सिंपली आप यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर जाइएगा, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जितने भी दिन के पीडीएफ अपलोड हुए सबको देख लीजिएगा। इसके अलावा फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आप क्विज जरूर लगा लीजिएगा। क्विज में देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं और वहां पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो चेंज रहते हैं, तो इससे आपका असली टेस्टिंग हो पाता है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्वेश्चंस बदल दिए जाएं ऑप्शंस तब, तो आप क्विज जरूर लगाया करो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ गई है पार्ट 1 सितंबर महीने की। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के फटाफट से अपना रिवीजन कर लीजिए सितंबर महीने का मंथली करंट अफेयर का। ठीक है ना, कल रात को अपलोड हुई है, जाकर के उसका रिवीजन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व शांति दिवस या अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो ये मनाया जाता है दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए। शांति मतलब ये नहीं कि चिल्लाना नहीं है मतलब शांति नहीं, शांति का मतलब ये है कि युद्ध वगैरह से, लड़ाई झगड़े से शांति। दुनिया भर में शांति व्यवस्था कायम रहे, सभी लोग अपना अपना ग्रो करें, सभी लोग अपने अपनी इकोनॉमी पर फोकस करें, डेवलपमेंट पर फोकस करें, युद्ध वगैरह ना लड़ें। हालांकि ऐसा चल नहीं रहा है आजकल के टाइम पर, तो बहुत कई सारे देशों के बीच में झड़प चल ही रही है। आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन से तो चल ही रहा है, 2 साल होने को हैं। और यहाँ आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में भी बीच में भी अभी शुरू हो चुका है। तो ये सब चीजें चल ही रही हैं। फिलहाल दुनिया भर में पीस स्थापित करने के लिए 1982 में इसे शुरू किया गया था 21 सितंबर को। इस बार की थीम है एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स। ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शांति दिवस है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि 21 जून से योग करना शुरू करोगे, योगा करना शुरू करोगे, उसके बाद 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद आपको शांति मिलेगी। ठीक है ना, आपको मन की शांति मिलेगी। ठीक है, आत्मा से शांति नहीं, मन की शांति बात की जा रही। तो 3 महीने के बाद मिलेगी यानी कि 21 सितंबर। ठीक है, चलो आप ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स ट्रिक्स वगैरह बना करके दिवस को याद कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अगर आप ये निमोनिक्स वगैरह जानना चाहते हो कैसे दिवस को याद करें या लिंक कैसे करें, तो आप शाम वाली जो लाइव क्लास होती है उसको जरूर ज्वाइन करो, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर देखो ये दिवस है सितंबर महीने का अभी तक जो आया हुआ है, अभी मैंने रिवीजन कराया था हाल फिलहाल में, इसलिए आज आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई जुहार त्योहार मनाया गया?
तो दोस्तों अभी नुआखाई जुहार मनाया गया है ओडिशा में। ठीक है, जुहार त्योहार दोनों एक साथ आ गया है, एक ही नाम इसका कहे, नुआखाई जुहार, क्योंकि वहां पर त्योहार को जुहार के रूप में जाना जाता है। नुआखाई दोस्तों दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो नुआ और एक खाई। ठीक है, नुआ मतलब होता है नया और खाई मतलब भोजन। तो जब नया भोजन नया फसल होता है ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ओडिशा में, झारखंड में या बंगाल में, उस रीजन में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं नुआखाई त्योहार। ओडिशा में ये मनाया जाता है, काफी ज्यादा ये लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके ओडिया लोग इसे मनाते हैं। और ये वार्षिक फसल उत्सव होता है। ठीक है, नए चावल के मौसम को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। पिछले दिनों में कौन कौन से महोत्सव, कौन कौन से उत्सव मनाए गए, इनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे नुआखाई जुहार तो मनाया गया ओडिशा में। गाई जात्रा उत्सव भी नेपाल में मनाया गया। नेपाल से ही मैंने आपको बताया है कुकुर तिहार भी याद रखना, कुकुर तिहार भी याद रखना, ये भी बहुत ही फेमस है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ओणम उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है और केरल में ही अट्टुकल पोंगल मनाया गया। क्या मनाया गया? अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा उन्मेषा और उत्कर्ष उस पहलों की या कहें उत्सवों का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, प्रेसिडेंट हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में। आदि पेरुक्कू मनाया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही पोंगल भी मनाया जाता है, पोंगल भी मनाया जाता है, ध्यान रखना, अट्टुकल पोंगल यहाँ पर और यहाँ पर पोंगल मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। इसके अलावा राजा पारबा या राजा महोत्सव ये मनाया जाता है ओडिशा में। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में ही आपको याद होगा कि पहला पहला एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था, पहला एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और मोनलम चेनमो ये लेह में मनाया गया, लेह मतलब लद्दाख ही हुआ। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में ही मैंने आपको बताया है लोसर महोत्सव मनाया जाता है, तिब्बतीय नववर्ष होता है लोसर। ठीक है, इसके अलावा ट्यूलिप वगैरह भी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर ओडिशा के बारे में देख लो। ओडिशा आपको यहां पर दिख जाएगा इंडिया के मैप में। यहाँ के सीएम हैं बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी से नवीन पटनायक जी। ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम हैं। ठीक है ना, इनका कार्यकाल जो है ये दूसरा सबसे ज्यादा है। तो सेकेंड मोस्ट कार्यकाल वाले, सेकेंड लार्जेस्ट कार्यकाल वाले ये बन गए हैं सीएम। और प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं गवर्नर। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और ओडिशा जो है दोस्तों, उड़ीसा में है चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है, इससे 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अंशुपा लेक है, कांजिया लेक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंद्रकांति विहार, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन है, मैंग्रोव रीजन है। ठीक है ना, ये सब जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं ना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाएंगे ना तो मेरी बात याद आएगी कि इसको सर ने एक्स्ट्रा बताया था और आज देखो फायदा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती है उसको ध्यान से सुना करो। पहला सबसे बड़ा मैंग्रोव रीजन सुंदरवन का नेशनल पार्क है। दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना, पूछा जाएगा ये। घुमरा, छाऊ, संवारी संचार, पैका, गरुड़ वाहन ये यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ पर 30 जिले हैं, 147 विधानसभा में सीटें हैं, 21 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में सीट यहां से जाती है ओडिशा से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बाकी हॉकी का वर्ल्ड कप यहीं पर आयोजित हुआ था। इसके अलावा हॉकी के लिए ये टीम को स्पॉन्सर्स भी करते हैं, इंडियन टीम को। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज किया? तो देखो, अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड की ही बात होगी, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की ही बात होगी अब। क्यों? क्योंकि ये अभी 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा ये 2023 तक, और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस इससे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे अभी कुछ दिन पहले तक जो भी क्वेश्चन मिलते थे, ज्यादातर क्वेश्चन G20 से रिलेटेड मिला करते थे, है ना, कहीं ना कहीं कि G20 के लिए ये उद्घाटन किया गया, G20 के लिए ये किया गया, वो किया गया। अब वर्ल्ड कप के लिए आपको ऐसे ही चीजें सुनाई देखने को मिलेगी। तो आप लोग नोट्स में अपने एक पेज बना लो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का, जो भी क्वेश्चंस आए या जो भी मैं आज बता रहा हूं उनको वहां पर नोट डाउन करते जाओ। जैसे आयोजन इसका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर को होगा 2023 को, और इसके लिए अभी एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। क्या है? दिल जश्न बोले नाम से एक एंथम सॉन्ग है। और इसको 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 कंपोज किसने किया है? कंपोज किसने किया है? इसको कंपोज किया है दोस्तों प्रीतम ने।
प्रीतम एक जाने माने सिंगर हैं, कंपोजर हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया है, इनका नाम भी पूछा जाएगा। ठीक है, और रणवीर सिंह जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, दिल जश्न बोले। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताया था इससे रिलेटेड कि आईसीसी ने दोस्तों, आईसीसी ने इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, तो आप बताओगे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना, इसके लिए दिल जश्न बोले हो गया। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन मैच खेला जाएगा, उद्घाटन मैच खेला जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल मैच भी खेला जाएगा यहीं पर, फाइनल मैच भी इसका यहीं पर खेला जाएगा अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये, सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये है। ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा इसकी क्षमता है दर्शकों के बैठने की। आईसीसी, आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यहां पर देख लो, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। 106 मेंबर्स हैं आईसीसी के, और आईसीसी ने इंटरनेशनल मैचों में महिला और पुरुष की फीस जो है ये बराबर कर दी थी। महिला और पुरुष की जो फीस है, पुरुष की प्राइज मनी है, जो प्राइज मिलती है या वगैरह या फीस होती है, वो बराबर कर दी है, इक्वल कर दी है। ठीक है ना, इक्वल कर दी है। हालांकि बीसीसीआई ये चीज पहले ही कर चुका है, दूसरा बना था क्रिकेट का एसोसिएशन, और सबसे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया था, महिला और पुरुष की सैलरी बराबर। सरकार ने विज्ञान पुरस्कारों को कितने श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में बदलने का निर्णय लिया। देखो, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो दिए जाते थे ना, शांति स्वरूप भटनागर हो गया वगैरह, ये सब अब 4 प्रकार की श्रेणी में दिए जाएंगे। ये सरकार ने घोषणा किया है कि अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये 4 कैटेगरी में दिए जाएंगे। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? ये 4 कैटेगरी होगी, एक तो होगा विज्ञान रत्न, एक होगा विज्ञान श्री, एक होगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, और एक होगा विज्ञान टीम। ऑब्वियस सी बात है, विज्ञान रत्न का महत्व ज्यादा होगा, लेकिन 45 वर्ष से कम उम्र के लिए क्योंकि दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर, जिसे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर कहते हैं, तो ये युवा शांति स्वरूप भटनागर ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब अगर युवा साइंटिस्ट है, कोई यंग साइंटिस्ट है, उनके लिए सबसे बड़ा होगा। मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि 45 ईयर के अगर नीचे एज वाले हैं तो उनको दिया जाता है। आज विज्ञान रत्न जो है ये सबसे बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये लाइफ टाइम की कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 45 साल से कम में अगर कोई साइंटिस्ट बना है, 30 साल तो लग जाते हैं साइंटिस्ट बनने में, बाकी वो 15 साल में काम किया होगा। यहाँ पर 45 साल के बाद भी बुढ़े बुढ़े लोग बहुत बहुत रिसर्च कर डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए विज्ञान रत्न का ज्यादा महत्व होगा। ठीक है, शुरुआत 2024 से होगी, मतलब अगली बार से होगी। अब की बार वाला अभी तो दिया जा चुका है शांति स्वरूप भटनागर, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। ये रही लिस्ट, 7 कैटेगरी में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है ना, तो ये 7 कैटेगरीज थी और इनके विजेताओं के नाम थे। मैं पढ़ करके नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि ऑलरेडी अभी 4-5 दिन पहले ही, वही शायद 12 तारीख के करंट अफेयर मैंने बताया था इसको, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 12 लोग दिए गए थे। अच्छा, 12 विजेता यहाँ लिख दे रहा हूं, 12 विजेता थे, 7 कैटेगरी में दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को दोस्तों व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। 29 जून के तिथि को, यानी 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस यूपी में मनाया जाएगा। ध्यान रहे, देश में नहीं, केवल यूपी में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की हुई है व्यापारियों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए, या कहें कि उनको एक प्रकार से वो देने के लिए कि चलो हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं और आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। यहाँ पर सरकार का भी सपोर्ट है, तो यहाँ पर जिसे टैक्स पेयर भी बढ़ावा मिले, टैक्स भी लोग पे करने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो सके, और व्यापारियों को सम्मानित भी किया जा सके। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला व्यापारी होगा उसको बुला करके लखनऊ में एक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर यह भी व्यवस्था है। और हर जिले में एक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें उस जिले के जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी हैं वो सभी लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। तो अब से 29 जून को मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस। 29 जून याद आ रहा है कुछ और? 29 जून को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस मनाते हैं ना। पीसी महालनोबिस जी, याद है? इनकी जयंती होती है और ये सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक माने जाते हैं। इनकी जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं 29 जून को सांख्यिकी दिवस। ठीक है, अब यहाँ यूपी में व्यापारी कल्याण दिवस भी मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश क्यों चर्चे में रहा, हालांकि लगातार पिछले दिनों में लगातार ये चर्चे में आ रहा है, मैं लगातार बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आज बताऊंगा।
तुलसी जलप्रपात पर स्काई वॉक, ग्रास ब्रिज, 18 अटल आवासीय स्कूल, बैंक से धनराशि प्राप्त करने में टॉप पर, पहला ई ऑफिस कन्नौज में अपना, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में, देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में। इसके अलावा गिफ्ट डीड योजना अपने परिवार में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए। उत्तर प्रदेश ये रहा, आप स्टैटिक देख लीजिए अच्छे से। हाल ही में आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह वायरस के निदान के लिए, निपाह वायरस के निदान के लिए अभी आईसीएमआर ने क्या किया है, ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है। तो दोस्तों निपाह वायरस कहाँ फैला है, केरल में फैला है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन कराया था, केरल में स्थिति बुरी होती जा रही है, निपाह वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आईसीएमआर ने अभी ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी है। ये ट्रूनेट टेस्ट क्या होगा, ये टेस्ट करेगा निपाह वायरस को और साथ ही साथ इलाज में भी मदद करने में मदद मिलेगी इससे। ट्रूनेट टेस्ट को आईसीएमआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। बेसिकली अगर कोई वैक्सीन को अप्रूवल लेना हो या इंडिया में किसी भी टेस्टिंग को अप्रूवल लेना हो तो इसी के पास जाते हैं। इसका अप्रूवल मिल जाता है तो समझो वो मार्केट में लॉन्च करने को तैयार है। तो अब ट्रूनेट टेस्ट के माध्यम से निपाह वायरस की चेकिंग हो पाएगी। निपाह वायरस को देखो, जैसे कोविड कोरोना वायरस डिसीज को हम लोग कोविड के रूप में लिखते थे ना, कोविड के रूप में लिखते थे कोरोना वायरस डिसीज, और 29 में आया था, 2019 में आया था, इसलिए हम लोग 19 लिखते थे। ऐसे ही यहाँ निपाह वायरस को NIV के नाम से लिखा जाएगा। तो अब आगे कहीं NIV लिखा मिल जाए तो समझिए निपाह वायरस की बात हो रही है। ठीक है, केरल में ये फैला है। केरल में ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आया है, पहली बार इस साल आया है, ये 4 साल से वहां चल रहा है, लेकिन सीजन वाइज आता है। बरसात में आता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है, फिर उसके बाद बारिश के मौसम में केसेस देखने को मिलते हैं। केरल ये है। केरल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट देने की विष्णु घोषणा की। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया नीति आयोग की मदद से, नीति आयोग की मदद से। इसके अलावा केफोन नाम का फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से ये खुद की इंटरनेट सेवा लॉन्च करेंगे, खुद की इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बनेगा। वैश्विक आयुर्वेद मेला 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि पहला 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 वाटर बिल लाने वाला, ठीक है, जल विधेयक लाने वाला ये पहला राज्य है। इसके अलावा पहला पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है ये, ठीक है ना, याद रखना। और खुद की टैक्सी सेवा, सरकार के द्वारा टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भी ये राज्य है, ओला उबर की तरह शुरू करेगा। इसके अलावा मैंने आपको पोलमपारा ग्राम पंचायत बताया था पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत। यहाँ पर देखो केरल आपको दिखेगा यहाँ पर दक्षिण में दिखेगा, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक से और इधर तमिलनाडु से। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सीएम यहाँ के पिनराई विजयन हैं और CPIM पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। आपको अगर याद हो तो इन्होंने ही तो वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी, है ना, केरल के ही गवर्नर ने। वेपनाड कायल यहाँ पर है, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। 14 ही जिले हैं, विधानसभा में सीटें 141, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ से जाती है। क्लियर है ना केरल दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो दिल जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स लगातार लगे हुए हैं। यूपी पेट के, दिल्ली पुलिस के और SSC GD का भी आ गया है, शो हो गया है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है जस्ट, ठीक है, रेलवे की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग के लिए जबरदस्त मेहनत किया जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगभग 67 से 68% ऐसे हैं जो डेली आके वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, कोई चार्ज नहीं देना है, सब्सक्राइब वाली बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। आगे क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा, कंटेंट में कभी भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगला, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखो सिम्बैक्स का ना इसको कैपिटल में लिखना था। सिम्बैक्स जो है ये आप अगर कैपिटल में लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे, सिम्बैक्स। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है सिम्बैक्स, सिटमैक्स, ये सब चीजें कई बार आपको बताई गई है। सिम्बैक्स मतलब हो गया सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, यानी सिंगापुर और भारत के बीच में मैरीटाइम यानी हो गया मतलब समुद्री, और समुद्री आ गया मतलब कि ये नेवी का नेवल एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय,
द्विपक्षीय, तो द्विपक्षीय अभ्यास है यानी कि दो ही देश हैं, ठीक है। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में 2023 का ये अभ्यास शुरू हुआ है। कहां पर? ये सिंगापुर में ही हो रहा है। सिंगापुर जो है यहाँ हो रहा है। अब इसका दो चरण है, एक है हार्बर चरण, एक है समुद्री चरण, ठीक है ना। तो जो हार्बर चरण है वो तट पर होगा और वो अभी वो शुरू हुआ है, कुछ दिन बाद इसके समुद्री चरण शुरू होगा। तो भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय गया है, आईएनएस कवारती गया है, एक पनडुब्बी भी गई है यानी एक सबमरीन भी गई है जिसका नाम है आईएनएस सिंधु केसरी, और इसमें अपना समुद्री गश्ती विमान P8I भी गया है। P8I आपको याद होगा ना, P8I गश्ती विमान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1994 से सिम्बैक्स हम लोग कर रहे हैं सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ भी हम लोग एक और करते हैं, क्या करते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र, क्या करते हैं? बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं, ठीक है ना। बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम लोग सिटमैक्स करते हैं, हालांकि सिटमैक्स में आपको सिंगापुर इंडिया के साथ यहाँ थाईलैंड भी देखने को मिल जाता है, थाईलैंड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन याद रखना इसमें भी सिंगापुर और इंडिया दोनों साथ में रहते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र तो अभी मई में ही हुआ था, जोधपुर में, राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में हुआ था मई में, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब यहां पर पिछले दिनों में जो भी अभ्यास हुए हैं उनको आप रिकॉल कर लीजिए। सिम्बैक्स तो मैंने बता दिया। वरुण अभ्यास दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में अभी अरब सागर में हुआ। त्रिशूल जो है भारतीय थल सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया। असिंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ सिडनी में। ब्राइट स्टार ये हुआ दोस्तों मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इजिप्ट में हुआ, मिस्र में हुआ। और तरंग शक्ति ये भारत को करना था लेकिन भारत ने इसे पोस्टपोन कर दिया, अब ये 2024 में होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे देश इसमें आने से मना कर दिए। जायद तलवार भारत ने यूएई के साथ किया दुबई में। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड मेंबर्स के बीच में होता है। क्वाड में आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया है। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ युद्धाभ्यास। तलिस्मान सेबर ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। नॉर्थ इंटरैक्शन ये रूस और चाइना के बीच हुआ। और एमपीएक्स जो हुआ ये भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ जकार्ता में। क्लियर है ना। आगे 23 सितंबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो देखो 23 सितंबर को यानी कि कहें कल पीएम मोदी जी वाराणसी में दोस्तों भगवान शिव की थीम वाले एक क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। यह क्रिकेट स्टेडियम कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर देखो त्रिशूल बना होगा, एक चंद्रमा का के आकार का इसमें वो होगा पवेलियन, तो डमरू बना होगा। तो भगवान शंकर की थीम पर यह आधारित बनाया गया है और बहुत ही जबरदस्त। देखो ये जो लाइट है ना वो त्रिशूल के उसमें बनाई गई है थीम में। यहाँ पर देखो यहाँ जो पवेलियन होता है, जो वीआईपी बॉक्स होता है वो डमरू में बनाया गया है, बड़ा अट्रैक्टिव है। तो फिलहाल ये जो होगा स्टेडियम बनेगा वाराणसी में, ठीक है ना, काशी नगरी। इसमें 30,000 दर्शक की क्षमता वाला ये होगा। 23 सितंबर को इसका आधारशिला रखेंगे। अर्धचंद्राकार छत, त्रिशूल, ये सभी चीजें यहाँ पर होंगी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी की क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है। पहले इसका नाम मोटेरा था, पहले मोटेरा नाम था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। अब ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, याद रखना इसको। अब वाराणसी आया है। वाराणसी से मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। एक तो अभी दिव्यांगजन का महाकुंभ यहाँ पर हुआ, दिव्यांगजन का महाकुंभ यहाँ पर हुआ। इसके अलावा अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि यहीं पर दोस्तों, यहीं पर रोपवे फेरी सेवा शुरू की गई है ट्रैफिक के लिए, ठीक है ना, ट्रैफिक के लिए शुरू करने वाला भारत का पहला ये शहर है, दुनिया का दूसरा है। मैक्सिको के बाद भारत में शुरू हो रहा है रोपवे सेवा ट्रैफिक के लिए, ठीक है ना। और जगहों पर रोपवे जो आप देखते हो ना, रोरो फेरी, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के लिए होता है, वो ट्रैफिक के लिए नहीं होता है। भारत ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ हाथ मिलाया? तो 10,000 इलेक्ट्रिक बस यानी ई बसेस जो हैं भारत और अमेरिका के बीच मिलकर के ये डील हुई है कि अमेरिका भारत के लिए बनाएगा, भारत को देगा ई बसेस। अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसेस बहुत तेजी से आने वाली हैं इंडिया में खास करके। अभी आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था अशोका लेलैंड वाला, अशोका लेलैंड ने 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस यूपी में बनाने की घोषणा की है कि यूपी में वो बनाएंगे। इसके अलावा आगे आने वाले टाइम पर और ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। 1,000 तो वो प्रतिवर्ष उनकी क्षमता होगी। इसके अलावा यहाँ ये 10,000 का अभी देने का बात कहे हैं, आगे ये 2027 तक कहे हैं कि 50,000 जो है इलेक्ट्रिक बस जो है बन जाएगा। तो समझ रहे हो, 50,000, 10,000, 1,000 ये सब इलेक्ट्रिक बसेस जाएगी कहाँ पर? ये सब इंडिया में रहेंगी, यानी आने वाले टाइम पर अब डग्गा मार बसों से आपको निजात मिलेगा, राहत मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, भारत और यूएस के बीच में ये साझेदारी हुई है। लक्ष्य रखा गया है 2027 तक 50,000 नई ई बसेस का, ठीक है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम इसके लिए शुरू किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए को आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न अमेरिका का उस दिन भी मैंने आपको मैप दिखाया था। कनाडा ये ऊपर दिख जाएगा और जस्ट इसके नीचे यहाँ पर है यूएसए। हालांकि यूएसए का एक पार्ट अलास्का ये भी है, रसिया से इसने खरीदा था, तो अलास्का भी यूएसए का ही पार्ट है। तो अलास्का और यूएसए ये रहा, ठीक है। नीचे मैक्सिको आपको दिख जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था तीनों देश मिलकर के 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहे हैं। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं बुढ़ऊ दादा जो बाइडन, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं। कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है। राजधानी इसकी कैपिटल अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। न्यूयॉर्क मत बोल देना गलती से। अगला, बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को कितने वर्ष के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को दोस्तों 3 वर्षों के लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। ऑफिशियल पार्टनर, अभी कुछ दिन पहले आपने आईडीएफसी सुना था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सुना था नहीं? सुना था ना? ये घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर था। क्या था? टाइटल स्पॉन्सर था। तो ये है टाइटल स्पॉन्सर और ये है ऑफिशियल पार्टनर, ठीक है ना? ये टाइटल स्पॉन्सर है, याद रखना। और हालांकि इसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैचों के लिए, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक केवल घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर है। तो एसबीआई लाइफ जो होगा ये होगा, समझ लो, पार्टनर मतलब कि साथ साथ मिलकर के इसका नाम रहेगा। टाइटल स्पॉन्सर मैंने आपको बताया था कि टाइटल के सामने उसका नाम रखा जाता है सीरीज के। इसके अलावा कुछ और भी अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं जिनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे अभी हांगझो में एशियन गेम्स शुरू हुआ है। एशियन गेम्स जो है ये हांगझो में हो रहा है, हांगझो में। और इसमें भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अमूल, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया था। महिंद्रा ये जो है ना, जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप इसको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है ना, आईसीसी वर्ल्ड कप को। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो आपको बताया ही, बीसीसीआई का घरेलू मैचों के लिए। इसके अलावा आपको इंडियन ऑयल दिखेगा। इंडियन ऑयल जो टीम है, इंडियन ऑयल जो है, ये क्या करेगा, मोटो जीपी रेस जो होने वाली है ना, मोटो जीपी भारत, इसका ये टाइटल स्पॉन्सर है। तो ये 3 और याद रखना। बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और इसका अध्यक्ष हैं इसके रोजर बिन्नी। एक और क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए कौन सी कॉमिक बुक लॉन्च करी? तो चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में दोस्तों चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम से एक कॉमिक बुक लॉन्च किया है। चाचा चौधरी आप जानते हो, बचपन में आप सब लोगों ने कॉमिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हुआ करते थे ये चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, ठीक है। साबू ये हैं, साबू बृहस्पति ग्रह से आए हुए हैं, है ना, हम लोगों ने बचपन में खूब कॉमिक्स पढ़ी हुई है इनकी। तो ये कॉमिक लॉन्च किया गया है जिससे एक प्रकार से चुनाव के प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके। चुनाव आयोग लगातार अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है जिससे 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जाकर के वोटिंग कर सकें। तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी बनाया था, याद होगा। सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन इन्होंने चुना था, चुनाव आयोग ने ही, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ एक कॉमिक बुक लॉन्च करी गई है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। अच्छा, ये चाचा चौधरी वाला जो कॉमिक है ना, ये किरदार किसने विकसित किया था पता है क्या? स्वर्गीय प्राण कुमार शर्मा जी अब नहीं रहे, लेकिन इन्होंने ही ये पात्र को जीवंत किया था। क्लियर? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लो। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो पूर्णतः स्वतंत्र होगा, ठीक है, जिस पर कोई भी सरकार का, कोई भी अथॉरिटी का कोई प्रेशर नहीं होगा। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आज वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे पता है, दिवस है ना। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर? अब ये तो रहे टॉप 11 क्वेश्चंस आज की करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ। वीडियो कैसी लगी है एक कमेंट छोटा सा प्यारा सा छोड़ करके मुझे बताइए। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी ही एमजेटी ऐप पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो राकेश पाल जी हैं। एस परमेश जो है ये एडिशनल डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसाल मंदिर कहां पर है? कर्नाटका में है। आज आपको क्या बताना है, लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल का नाम क्या है? अगर आप आज की भी वीडियो देखे होंगे ध्यान से तो शुरुआत में मैंने बताया था। भारत का पहला स्काई वॉक ब्रिज किस राज्य में स्थित है?
पहला वाला पूछा गया है। तो कमेंट करके बताइएगा दोनों क्वेश्चन कैसी लगी है आपको वीडियो, ये जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।